हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर में जो है बात करने जा रहे हैं कि जो पोषण होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, और पोषक मीन्स न्यूट्रिएंट्स, और उनके वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस विषय पे, इस टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ जो जनरल सी चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो हमेशा विचरणशील होते हैं, मीन्स चलते फिरते रहते हैं तथा वो कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो इन सब कार्यों को डन करने के लिए, इन सब कार्यों को संपन्न करने के लिए उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अब बात आती है कि ऊर्जा आती कहाँ से है। अगर हमको साइकिल चलाना हुआ तो हम साइकिल चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद देखा होगा कि हमको थकावट महसूस होती, फिर आराम करते हैं और फिर कुछ खाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर फिर से एनर्जी क्या होती है, रिस्टोर होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से साइकिल चलाते हैं, खेत में काम करते हैं, घूमते हैं, मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो हमको ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चूँकि हमको जो ऊर्जा मिलती है वो जो है हमारे जो भोजन होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं अपने मुख के द्वारा, तो वही जो मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसी को हम भोजन कहते हैं। अगर हम बात करें कि भोजन क्या है, तो भोजन एक प्रकार का ईंधन है। जैसे कि हम मशीनों में फ्यूल डालते हैं, एरोप्लेन में फ्यूल डालते हैं या फिर इंजन में फ्यूल डालते हैं, वैसे ठीक जो भोजन है वो हमारे मानव जीवन या फिर जो सजीव वर्ग है उसका फ्यूल है, वो उसका ईंधन है जिसके द्वारा उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यहाँ पे कोई बात करे कि भोजन क्या है तो लिखेंगे भोजन एक ईंधन है जिसके द्वारा सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन क्या है, भोजन एक प्रकार का ईंधन है जिसके द्वारा सभी सजीव प्राणियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमको यहाँ पे अब ये बात करना है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम पोषण पर बात करने से पहले हम बात कर लेंगे कि जो पोषक होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भोजन एक प्रकार का ईंधन है जिसके द्वारा सभी सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमने तो एक इसका नाम दे दिया भोजन, फूड, फ्यूल, ये नाम दिया ना, लेकिन क्या भोजन सिर्फ भोजन कह देने से पर्याप्त हो जा रहा है। भोजन में और कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे जानना अति आवश्यक है। तो जो भोजन में अन्य पदार्थ होते हैं, मीन्स जो भोजन में मुख्य घटक होते हैं वही क्या होते हैं, वही हमारे पोषक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब उसके अंतर्गत हमको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़नी है, मिनरल्स पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ना है, वाटर पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो भोजन के अंदर के जो घटक होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये हमारे ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। मतलब कि जो भोजन के मुख्य घटक होते हैं वही हमारे ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है आप लोग नोट कर लीजिए। हम पोषण की बात कर रहे थे। जो पोषण होता है उसमें कोई एक टर्म नहीं होता है, कोई एक चरण, कोई एक स्टेप नहीं होता है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सभी जीव क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करते हैं तथा उस ग्रहण किए गए भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ग्रहण किए गए भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तथा उस प्राप्त की गई ऊर्जा से क्या करते हैं, अपनी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। अपनी जो समस्त जैविक क्रियाएं हैं, उठना बैठना, चलना, खाना पीना, यहाँ तक कि जो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना है, ये सब उसी भोजन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा के द्वारा संपादित होता है। तो यहाँ पे वो समस्त जैविक क्रियाएं क्या करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद साथ साथ में अब जब हम भोजन करेंगे तो उसके जो पोषक तत्व होंगे हमारे शरीर में क्या होंगे, लगेंगे। तो साथ में क्या होगी, वृद्धि भी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि जैसे हम आज देखे ना वैसे बचपन में थे, ऐसे थोड़ी ना थे। तो क्या हुआ, हमको जो पोषक तत्व प्राप्त हुए उसके द्वारा हमारी वृद्धि हुई। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कहते हैं पोषण। क्या बोलते हैं इसको, पोषण। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा था कि पोषक किसे बोलते हैं, पोषक या फिर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो हमारा भोजन होता है वो विभिन्न प्रकार के घटकों से भरा हुआ होता है, यानी कि जो भोजन होता है उसमें कई प्रकार के भाग होते हैं। अब यहाँ पे
उन भाग, वो जो घटक होते हैं उनको हम बोलते हैं पोषक तत्व, या फिर यहाँ पे लिखेंगे भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण घटकों को पोषक या फिर पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्यतया 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, जो पोषक तत्व होते हैं ये मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है ये पांचों इस प्रकार हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होती है वसाएं, कार्बोहाइड्रेट्स वसाएं जिसको बोलते हैं फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स, और मिनरल्स में, मिनरल्स के साथ में साल्ट्स आ जाता है, वाटर, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। ठीक है, मिनरल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोषण की बात कर रहे थे। तो पोषण क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है, कोई एक स्टेप नहीं होता है। पोषण पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव क्या होता है, बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद उस ग्रहण किए गए भोजन से क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्ब की गई एनर्जी से क्या करता है, अपनी सभी प्रकार की जो उसकी जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करता है, और साथ में वृद्धि भी करता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम पोषण। ठीक है, अब पोषण के थ्रू हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं, पोषण के थ्रू हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोषक। बहुत सारे भोजन के जो घटक होते हैं, जो इम्पोर्टेंट या जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेनिफिशियल्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पोषक तत्व। ठीक है, जो यूजफुल उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा बताया फैट्स जिसको बोलते हैं वसा, तीसरा विटामिन्स, चौथा प्रोटीन्स, और पांचवा उसमें आता है वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अब यहां पे आता है पोषक पदार्थ का वर्गीकरण। पोषक पदार्थ का वर्गीकरण मीन्स इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको जो हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा जिसे बोलते हैं फैट्स, फिर तीसरा है प्रोटीन्स, उसके बाद चौथा आता है हमारा विटामिन्स, और पांचवा आता है जल एवं खनिज लवण। अब इसको हम लिखेंगे वाटर एंड, मिनरल्स
सॉल्ट्स ETC। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पोषक पदार्थ का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो पोषक पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर दूसरा पढ़ेंगे वसा, तीसरा पढ़ेंगे प्रोटीन्स, और चौथा पढ़ेंगे विटामिन्स, और पांचवा पढ़ेंगे जल एवं खनिज लवण। तो ये पढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो हमारे चैनल पे नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो हम इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपको इसकी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी और आपको जो इम्पॉर्टेंट वीडियो का जो सेक्शन होगा वो छूट जाएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो उसको भी इस तरह की जो नॉलेजेबल जो वीडियो है वो उसको मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले इनका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका उपयोग होता है जैविक कार्यों में, एक कोशिकीय ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो यहाँ पे कोशिकीय ईंधन होते हैं, मतलब कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनके ईंधन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहाँ पे किसी भी सजीव की बात करें तो उसमें जब कोशिकीय ईंधन की बात की जाएगी तो वहाँ पे किसका यूज होता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है, और फिर जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके मुख्य घटक की बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है ना। ये जो ग्लूकोज होता है यही तो कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पे जब पेड़ पौधे, ये जो ग्लूकोज है यही तो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वहाँ पे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ परस्पर अभिक्रिया होती है, तो फिर यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसका जो मुख्य घटक हो, देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही इसके मेन कंपोनेंट हैं, और ये तीनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, तो वो जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। देखो अगर यहाँ पे 6:6, 6 दूनी 12, 6:6, इसका जो अनुपात होगा 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, अब इसका फिर हम क्लासिफिकेशन करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसको दो भागों में फिर बांटा गया। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज और लैक्टोज आता है, और ये जो होते हैं ये गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में जो है पाए जाते हैं। ये आसानी से मिल जाते हैं, किसमें, गन्ना में, चुकंदर और खजूर आदि में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसको स्टार्च बोलते हैं, मंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में मंड कहा जाता है और वैसे स्टार्च बोला जाता है, तो ये जो हमारा आलू, चावल, मक्का, अरवी मतलब घुइया जिसको बोलते हैं, घुइया, और साबूदाना आदि में जो है ये जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम इनके कार्य की बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। मीन्स जो हमारा जो भोजन होता है, सबसे पहले जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसका पाचन होता है, और वो क्या होता है, वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जो प्राइमरी ऊर्जा का स्रोत होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब दूसरा, जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं, फिर जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसके अणु टूटते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मंड मीन्स स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उसमें ये ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है, लेकिन जो जीव होते हैं, जीव जंतु, उसमें ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। फिर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका यूज जो इम्पॉर्टेंट है, ये कोशिका कला के निर्माण, मतलब कि जो हमारी कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है, अब यहाँ इसकी कोशिका के जो का बाहरी आवरण है उसके निर्माण में जो है
ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ में जो संयोजी ऊतक होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं उसकी रचना में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक, अब ये जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जब इनका पाचन होता है, में जब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये जो है परिवर्तित होकर वसा में क्या करते हैं, वसा में बदल जाते हैं और हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं और फिर बाद में हमको इनसे जो वसा होती है उससे एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे डीएनए की बात करें तो जो डीएनए में होता है, तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा। अब चूंकि जो डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और यहाँ पे इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उसमें ग्लूकोज तथा जो ग्लैक्टोज शर्कराएँ होती हैं, ये लैक्टोज शर्करा का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं इसमें जो ग्लूकोज तथा लैक्टोज शर्करा होती है, कौन कौन सी, ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज शर्करा जो होती है वो लैक्टोज शर्करा का निर्माण करती है। तो ये जो है इसका कार्बोहाइड्रेट्स का जो है मुख्य कार्य था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ पे फैट वसा की बात करते हैं। जो फैट होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो होते असंतृप्त यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जो वसा होती है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। किसकी भांति, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स था वो भी मुख्य किसके, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। ठीक उसी प्रकार जो चर्बी है, जो वसा जिसको फैट बोलते हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि जो वसा होती है तो हमारे शरीर में ये जो है अतिरिक्त भोजन के रूप में एकत्रित हो जाती है। कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों के पेट वगैरह में क्या होती है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेट बहुत लटक जाता है, तो वो जो होती है वो वही वसा होती है जिसको बोलते हैं ना, कहते हैं ना चर्बी बढ़ गई तुम्हारी, तो वहाँ पे जो वसा होती है वही बढ़ गई रहती है। तो ये जो है वहाँ पे जो वसा होता है उसमें जो अतिरिक्त भोजन होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमको जितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतना हम भोजन करते हैं, हम एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो जितना हमको ज़रूरत है तो उतना हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो भोजन होता है वो वसा के रूप में संचित हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो है ये ताप नियंत्रक के साथ साथ हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के साथ साथ ये क्या करता है, कोशिका कला का निर्माण करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लेते हैं ये कोशिका, इसके बाहर क्या होती है, एक दीवार होती है, कला जिसको बोलते हैं कोशिका कला, उसका ये निर्माण करता है। फिर क्या होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, अतिरिक्त आकृति प्रदान करता है। जो हमारे शरीर का क्या होता है, अभी देखो अभी अतिरिक्त शेप की बात करें, देखो यहाँ पे ये देखो मेरा पिचका हुआ है, लेकिन अभी जब यहाँ पे वसा बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, एक इसका जो है एक एक्सटर्नल जो शेप होगा वो आ जाएगा। तो जो वसा होती है वो क्या करती है, अतिरिक्त आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। फिर देखो पशुओं से हमें क्या, अगर हम जानवर की बात करें तो बकरी, भेड़, गाय और ऊँट, इन सबसे हमें किस रूप में वसा प्राप्त होती है, दूध, पनीर, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों के द्वारा हमको जो है हमें वसा की प्राप्ति होती है जानवरों के द्वारा। लेकिन अगर हम वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, तो इसमें हमें नारियल है, बादाम है, मूंगफली है, सरसों है, या फिर सूरजमुखी है, मूंगफली है, और भी जो तिलहन वाली फसलें हैं उनके द्वारा हमको ये जो है वसा प्राप्त होती है ना, ये सब इसी के द्वारा हमको वसा मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इनके इसका जो मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो है ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे तो हमको त्वरित ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हम कहीं काम करने गए, हमको वहाँ तुरंत भोजन नहीं मिल रहा है, तो जो हमारे शरीर की चर्बी है वो क्या होती है, कुछ दिन बाद देखा, अगर कुछ दिन ना खाओ तो हमारा शरीर क्या होता है, दुबला होने लगता है। मीन्स जो चर्बी होती है वो जो है उसमें की जो संचित ऊर्जा रहती है वो निकलने लगती है। तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में ये कार्य करती है। दूसरा क्या है, ताप नियंत्रक, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करने में सहायक होती है। उसके बाद ये जो है संचित भोजन के रूप में कार्य करती है, संचित यानी कि स्टोर्ड फूड के रूप में ये कार्य करती है। फिर विटामिन ए, डी, ई के, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चूंकि वसा है तो इसमें ये सारे विटामिन घुले हुए होंगे ना, और जो हार्मोन्स हैं
वो जो है इसमें घुले हुए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है विटामिन ए, डी, ई और के तथा साथ में जो कुछ हार्मोन्स हैं उनके सॉल्वेंट के रूप में ये कार्य करता है, उनके विलायक के रूप में काम करता है। मतलब कि वसा इन सब हार्मोन्स को और विटामिन ए, डी, ई के को अपने में घोल के रखता है और ज़रूरत पड़ने पे क्या करता है, उनको सप्लाई करता है। फिर जो वसा होती है, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ रही है, मीन्स त्वरित ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो वसा होती है लिपोजेनेसिस क्रिया होती है। लिपोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ये फिर किस में चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बार फिर हम ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट की ढेर सारी विशेष के साथ हम जो है वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हो सकता है इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको 1 2 4 2 3 नंबर का मिल भी जाए। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब आप और तो कुछ कर नहीं रहे, कम से कम शेयर ही कर दीजिए। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे तो जो हमारा मोटिवेशन का लेवल है थोड़ा बढ़ जाएगा। और फिर हम खैर वीडियो तो बना ही रहे हैं, और वीडियो जो है और एनर्जी के साथ बनाएंगे।